आज की जो क्विज कंपटीशन हुआ उसमें सुभाष चंद्र बोस जो ग्रुप है उसका जो लीडर है आदित्य, वो सबसे फर्स्ट आया है। उसने 16 में से 13 क्वेश्चनों का सही जवाब दिया है। तो जोरदार ये सुभाष चंद्र बोस ग्रुप का है ना, इसको फोटो को बीच में लो, दोनों तरफ खड़े जाओ आप। यही करना, ये टेबल की तरफ, हाँ इस तरफ खड़ा जाओ। इसके बाद में सेकंड नंबर जो है वो है भगत सिंह ग्रुप और चंद्रशेखर आजाद ग्रुप, जिनके लीडर दिव्या और पारुल दोनों ने इक्वल आंसर राइट किए हैं। और प्रश्नों की जो संख्या है वो है इनकी 9 ही आंसर दिव्या ने सही दिए और 9 ही पारुल ने। तो ये दोनों है सेकंड नंबर। तीसरे नंबर पे स्वामी विवेकानंद ग्रुप जो है उसकी जो लीडर है कोमल, उसने 16 में से 6 आंसर सही दिए। और इस बार ग्रुप का जो प्रदर्शन है वो इतना खास नहीं है, यानी सभी ग्रुपों में किसी ने भी 10 से ऊपर क्रॉस नहीं किया। टोटल 18 क्वेश्चन थे ग्रुप के, तो उनमें से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं वो है चंद्रशेखर आजाद जी, जिसने 10 क्वेश्चनों के आंसर सही दिए। इसके बाद सेकंड नंबर पे है सुभाष चंद्र बोस ग्रुप, जिनके 9 आंसर सही हैं। तीसरा जो नंबर है वो है स्वामी विवेकानंद ग्रुप, जिसके 8 आंसर सही हैं। और चौथे नंबर पे भगत सिंह ग्रुप, जिसके 7 आंसर सही हैं। तो आज की जो क्विज कंपटीशन थी आपकी, वो पिछले 2 कंपटीशन से बेटर थी कि नहीं थी? आप बताओ। इस बार कम थी थोड़ी? इस बार तैयारी आपकी कमी रह गई कुछ तैयारी में, या जोश कम पड़ गया तुम्हारा? बेटा 2 बार में खूब आपने जोश दिखाया, अच्छी आपकी परफॉर्मेंस थी, लेकिन इस बार आपकी परफॉर्मेंस पहले से डाउन हुई है। तो अभी जो जुलाई में अब कंपटीशन होंगे, ये इस जो सेशन था इसका लास्ट कंपटीशन था, लास्ट क्विज कंपटीशन था। अब आपका फिर से जुलाई से स्टार्ट होगा, तो आप लोगों के पास प्रिपरेशन के लिए काफी टाइम। तो आपको जो भी सिलेबस अब तक करवाया गया है जुलाई में, उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इस बार एक ग्रुप में 2 लीडर होंगे, 2 लीडर यहाँ पे बैठेंगे एक ग्रुप से। तो आप लोग तैयारी कीजिए, और उसको जो लीडर्स हैं वो भी हम जुलाई में चूज करेंगे,
ठीक है। और वो लीडर चूज करने के लिए भी शायद आपको कोई सरप्राइज मिल जाए कि हम किस तरीके से करेंगे, कोई छोटा टेस्ट या छोटी सी क्विज या वैसे ही क्लास में पूछ के। तो आप सब लोग अभी से तैयारी में जुट जाइए, और अभी आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं, डेट शीट भी आपकी आ गई है, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और किसी भी कंपटीशन में जब पार्ट आप लेते हो तो आप उसको ऐसे ही लाइट मत लीजिए, आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने आप को साबित करने की, अपने कॉन्फिडेंस को पुश करने की। तो आप उसको ऐसे हल्के में मत लीजिए, जितनी भी आप उसके लिए तैयारी कर सके आप तैयारी के साथ उसमें आइए। जब भी हम किसी कंपटीशन में पार्ट लेते हैं तो हमें उसके लिए तैयार रहना होता है, तैयारी के साथ प्रेजेंट रहिए आप। उसके लिए आप हार्ड वर्क कीजिए, क्योंकि बाकी सब ने भी, टीचर्स ने, सबने इसके लिए बहुत हार्ड वर्क किया, आपके लिए क्वेश्चन तैयार करते हैं। तो आपको भी आपके सिलेबस में से ही तो पढ़ना था, जो पढ़ा दिया उसमें से ही तो पढ़ना था। तो आप अपना हार्ड वर्क लगातार जारी रखें। और कोई बात नहीं, लेकिन जुलाई में जब हम देखेंगे इस कंपटीशन में, तो जैसे जो हिंदी में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें सारे बच्चे खड़े थे, इस तरीके से आप हर क्वेश्चन में सारे बच्चे खड़े हो। और आदित्य मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, लगातार इसने 13 क्वेश्चन के जवाब दिए। एक छोटे बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है, बड़े बच्चे भी इससे सीख सकते हैं जो बड़ी क्लास के, क्योंकि वहाँ पे बैठ के सुनना एक अलग बात होती है, आंसर आते हुए यहाँ पे आंसर देना कॉन्फिडेंस के साथ। उस टाइम पे प्रेशर भी होता है माइंड पे, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सब सामने बैठे हमें आंसर देना है। कई बार बच्चों को आता भी है लेकिन वो भूल जाते हैं, बाद में सही आंसर याद आता है। तो इतने सारे प्रेशर में भी एक छोटे से 7th क्लास के बच्चे ने इतने शानदार तरीके से जवाब दिए। तो हमें कुछ ना कुछ इनसे हमेशा सीखते रहना चाहिए, चाहे हम बड़े हो छोटे हो, किसी भी क्लास में पढ़ते हो। और आगे से आप लोग पढ़ाई में भी हर जगह आप बहुत अच्छा करेंगे, इसी उम्मीद के साथ अगली बार सब लोग बताइए कौन कौन पूरी 100% तैयारी के साथ जुलाई में इसको क्रैक करने वाला है क्विज कंपटीशन को। रेज योर हैंड्स। सबके होने चाहिए। डाउट कैसे, आपको टाइम भी मिलेगा, अभी तो आपको छुट्टियां भी मिलेगी, आप बहुत तैयारी कर सकते हैं। सारे जो कंट्रीज हैं, राजस्थान में भी अभी 50 आपके डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं, सब चीजें आप प्रिपेयर करके आइए। ये आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत अच्छा है, उसमें भी आपकी बहुत हेल्प होगी। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। सभी बच्चों को आज के कंपटीशन की बहुत बहुत बधाई। आपके सामने जो 4 देशभक्तों की जो तस्वीरें लगी हुई हैं, शायद आप लोग इनको ध्यान में नहीं रखते हो। अगर आप लोग इनको ध्यान में रखते तो आप इतना कमजोर नहीं पड़ते, क्योंकि इनकी जिंदगी देश और दुनिया के लिए, प्यारे प्यारे हिंदुस्तान के लिए एक उदाहरण रही है इनकी जिंदगी। हम कितनी अच्छी स्थिति में हैं, ना हमारे आज कोई पढ़ने के लिए रोशनी की समस्या है, ना कोई यूनिफॉर्म की समस्या है, ना कोई जूते चप्पल की समस्या है। आप सोच के देखिए, आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले जो बच्चे स्कूल जाया करते थे, गर्मी में जब छुट्टी होती थी तो भाग भाग करके गोबर में पांव डालते थे। क्यों? उनको पहनने के लिए चप्पलें नहीं होती थी। सर्दी में सिकुड़ते थे, पूरे कपड़े नहीं थे। और ये तो और भी पीछे गए हैं, जिनको न केवल अपने विरोधियों से बल्कि अंग्रेजों से भी लड़ना पड़ता। इन तस्वीरों को जिस ग्रुप के बच्चे हैं वो सदैव ध्यान में रखो कि हमें अपने ग्रुप का जो आइकॉन है उसके लिए जान लगा देनी है। आपके सामने रोजाना इधर एक राष्ट्र, उसकी राजधानी,
उसकी मुद्रा लिखी भी होती है। क्या आपकी इतनी औकात नहीं है इतना अच्छा नॉलेज आप रोजाना अर्जित कर सको? थोड़ा थोड़ा ही तो है। वो कहते हैं ना, हाथी को भी टूक टूक खाया जाता है, एक एक निवाला बनाया जाता है हाथी का भी। तो ज्ञान कितना भी हो, उसको थोड़ा थोड़ा हम अर्जित करें तो हम बहुत कुछ अपने पास संग्रह कर सकते हैं। अगला विषय है, हमें देखो कुछ बदलाव न केवल राष्ट्र में लाने हैं बल्कि अपने जीवन में भी लाने हैं। आज एक छोटी सी चीज बताऊंगा, उस पर आप मुझे लगता है पूरा ध्यान दोगे। हमें नीम की ओर लौटना है। नीम का वृक्ष है ना, इसकी तरफ लौटना है। और क्यों लौटना है ये सुनो आप। सबसे शानदार एंटीबायोटिक है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है अगर आप सही मात्रा में लेते हो। अगर आप 100 ग्राम उसकी कांची कुपल चबा जाओ कच्ची, तो फिर नुकसान है। साल में 2 महीने आते हैं, एक चैत्र मास आता है और एक अश्विन मास आता है। उस समय में थोड़ी थोड़ी मात्रा के अंदर नीम की जो कांची कुंपल होती है भूरे कलर की, उनका सेवन करना चाहिए। आप अश्विन मास में अगर उनका सेवन करते हो तो आने वाले 6 महीने के लिए आप बीमार नहीं होगे, और चैत्र मास में करोगे तो आगे आने वाले 6 महीने फिर आप बीमार नहीं पड़ोगे। महीना भर करना थोड़ा थोड़ा। दूसरा, इसकी दातुन का रोज उपयोग करो। आप जो टूथब्रश और टूथपेस्ट काम में लेते हो वो सही नहीं है। उनके अंदर केमिकल यूज किए जाते हैं, और ब्रशल्स होते हैं उनके अंदर प्लास्टिक होती है। वो आपके दांतों की जो कीमती परत होती है उसको रगड़ रगड़ के उतार देती है। नीम की दातुन करने के 2 फायदे हैं। एक तो आपके दांतों की सफाई होगी, और साथ साथ क्या होगा, उसका रस अंदर जाने दिया करो। समझ रहे हो ना? इतना खारा नहीं, पता भी नहीं चलेगा कब आपको आदत लग जाएगी। जिस दिन नीम की दातुन करते समय उसका रस भी आप अंदर ले जाने लग गए, सोने पे सुहागा हो जाएगा। फिर और बताता हूं, नीम ज्वारी होती है शादी के समय होती है ना, जो दूल्हा आता है तो उसकी सास वगैरह वो एक थाली में नीम रखती है, उसकी वो आरती के समय या कैसे भी उसके ऐसे नीम का ऐसे खिलाती है पतियों को। उसका साइंटिफिक रीजन है, नीम जहां भी होता है वहां कोई भी नेगेटिव एनर्जी का वास नहीं होता है। आपने कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो प्रसूता जिस मकान में लेटी रहती है, उस मकान का जो गेट होता है उसमें के सामने एक बांदरवार लगी रहती है। किस पेड़ के पत्तियों की? नीम के पेड़ की पत्तियों की एक बांदरवार। क्यों? जब प्रसूति काल होता है उस समय इन्फेक्शन की सबसे ज्यादा संभावनाएं होती है, और बाहर से नेगेटिव ऊर्जा, जिनको हम भूत वगैरह ये भी कहते हैं, उनका प्रवेश अंदर नहीं होता है। आपने देखा होगा, आप गेहूं खरीदते हो साल भर की, तो उसकी टंकी में किस पेड़ की पत्तियां डालते हो? नीम की। क्यों? ताकि उसमें इल्ली वगैरह खपरा वगैरह नहीं लगे। हमारा देश हिंदुस्तान बड़ा दिव्य देश है। यहां आप देखते हो घरों के अंदर लोग ऊंचाई में से थोड़ा सा एक छोटा सा पौधा लगाते हैं। क्या नाम है उसका? जिसकी पत्तियों की चाय बहुत ही अद्भुत होती है, तुलसी। तो घर में रखो तुलसी और खेत में रखो नीम, आप जीवन भर कभी बीमार नहीं होगे, और आप आश्चर्यचकित रह जाओगे आपके पास कितना धन बच जाएगा। हम 100 ग्राम की
कोई भी कोलगेट लाते हैं, पेप्सोडेंट लाते हैं, शिबा का लाते हैं, पैसे लगते हैं ना। एक नोट तो ऐसे चला जाता है, साथ में टूथ ब्रश भी लाए तो लगभग 150 रुपए का पड़ता है। और एक नीम आप सोच के देखना, 100-200 मीटर के दायरे में आपको नीम जरूर मिल जाएगा। या किसी के नहीं है 100 मीटर के दायरे में, 200 मीटर के दायरे में, लगभग के। इतना कीमती वृक्ष है जो ना केवल आपको धनवान बना देगा बल्कि आपको जीवन भर स्वस्थ भी रखेगा। इन चीजों की तरफ आप लोग लौटो। ये जो कंपटीशन, क्विज कंपटीशन हुआ है, ये आपके पढ़ाए हुए सिलेबस में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ इंग्लिश के पूछे जाते हैं, कुछ इधर स्पोकन इंग्लिश के, कुछ इधर आपके बोर्ड पे लिखा रहता है, रोज लिखा जाता है। तो आपके जब ग्रीष्मकालीन अवकाश आएगा तो मजे से स्वाध्याय कीजिए। लेटेस्ट स्टडी जो आया था वो आप लोगों को करना है, क्योंकि श्री राम आचार्य जी ने कहा था कि स्वाध्याय की कीमत आप जान करके आश्चर्यचकित रह जाओगे। स्वाध्याय का मतलब स्वयं अध्ययन करते हो आप। पूरी पृथ्वी को धन धान्य सहित 3 बार दान कर दें। कितनी बार? 3 बार। उससे भी ज्यादा स्वाध्याय का महत्व है। क्योंकि हम इस पूरे 70 के अंदर कमर कस चुके हैं कि अब हमें अगला कदम दुनिया पर शासन करना है, उसके लिए हम अपने आप को प्रिपेयर कर चुके हैं। तो उसमें कैसे कैसे हम प्रयास करें, छोटे छोटे काम कैसे अपने हाथों में लें। हम राष्ट्र के लिए बिजली बचाएं, हम अपने हिंदुस्तान के लिए पानी बचाएं, हम अपने देश के लिए अड़ोस पड़ोस में कोई अनपढ़ है, निरक्षर है, उसको साक्षर बनाएं। छोटे छोटे काम जो हम कर सकते हैं बिना पैसा खर्च किए, वो हमें करनी है। ठीक है, जुलाई के लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए और बढ़िया शानदार उत्साह और जोश के साथ यहाँ आप नए सत्र में जब आओगे तो डबल कर दिए हैं। आपके जो ग्रुप के जो लीडर होंगे वो 2-2 बैठेंगे, सो दे कैन डिस्कस। कई बार दिक्कत हो जाती है, एक को बताऊं कि नहीं बताऊं, तो 2 डिस्कस करके परफॉर्मेंस उसकी डबल हो जाएगी। समझ पा रहे हो? थैंक यू वेरी मच। सुशील जी बोलना चाह रहे हैं, क्लैपिंग फॉर देम। सुप्रभात प्यारे बच्चों। इस सेशन में ये मेरा पहला दिन था कि मुझे क्विज कंपटीशन देखने का मौका मिला। बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम था। बच्चे ने बड़े ही उत्साह के साथ और आत्मविश्वास के साथ जवाब दिए, लेकिन 3 या 4 सवाल ऐसे थे जो ये जवाब नहीं दे पाए। तो अगला जब कंपटीशन हो तो मैं चाहता हूं कि ये 3-4 जो सवाल है ना, जो गलत हुए या जवाब नहीं आया, इनके भी जवाब मिले। तो मुझे ऐसा लगता है कि जवाब नहीं देने के पीछे जो कारण है वो कारण है, मैंने पहले भी बताया था, अभ्यास, निरंतर अभ्यास। 5 क्वेश्चन रोजाना बोर्ड पे लिखते हैं, अगले दिन आपसे पूछा जाता तो आप बता देते हो, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो आपके माइंड में है, वो जवाब दे देती है। मुझे नहीं लगता कि जो सवाल इस बच्चे से पूछे थे वो ऐसे थे कि रोजाना जो है वो डिस्कस नहीं हुए हैं या प्रेयर में जिनको नहीं पूछा गया। उन्हीं में से थे? अरे उनमें से थे, अलग थे। अब इनको यही नहीं पता कि यहां पूछे गए थे, अलग थे। देखो, जो चीज आपको कठिन लगती है, चीजें कब सरल होती है? साइकोलॉजी है वो ये कहती है कि स्टार्टिंग में आप जो भी काम करते हो वो हार्ड होता है, लेकिन जब वो हार्ड काम आपकी आदत बन जाता है तो वो सरल हो जाता है। तो जिस काम को आपको सीखना है उसको अपनी आदत बना लो। उस काम को क्या बना लो? अपनी आदत। और आदत वो चीज होती है कि हमें बिना प्रयास किए हुए अपने आप हो जाती है। अब एक छोटा सा मैं आपको कुछ कहना चाह रहा हूं
कि जो चीज आपको याद नहीं होती है उसके लिए आप निरंतर अभ्यास करो। इसका एक छोटा सा उदाहरण है कि जब आपने शुरू में हनुमान चालीसा पढ़ा था, ठीक है, या आज भी आप पढ़ते हो, तो 80% ऐसे लोग हैं कि उसका अनुवाद नहीं बता पाते, लेकिन याद है। क्यों याद है? निरंतर अभ्यास। सुबह शाम को दिन में एक बार जरूर करते हैं। तो यह बैठे हैं उनमें से जो निरंतर रोजाना करते हैं हनुमान चालीसा का पाठ, वो इतना लंबा है, अगर कहीं से भी एक लाइन पूछ ली जाए तो बिना टाइम गवाए आप अगली लाइन बता दोगे। ऐसे याद नहीं करने पड़ते क्वेश्चन की जैसे 1 मिनट लगा, आधा मिनट लगा, नहीं, जहां से भी लाइन बोलोगे अगली लाइन आप फटाफट बोल दोगे, जो रोजाना पाठ करता है। क्यों? आदत बन गई है। तो जो चीज आपको कठिन लगती है उसका आप रोजाना अभ्यास करो। अब आप जो 5 सवाल लिखे आज पढ़ लिए, कल पढ़ लिए, परसों नहीं पढ़ोगे, उससे अगले दिन नहीं पढ़ोगे तो भूल जाओगे। जो क्वेश्चन है उसको एक कॉपी में उतारो। पहले दिन आपको उसमें 5 मिनट लगेंगे, अगले दिन 4.5 मिनट लगेंगे, उससे अगले दिन 3 ही मिनट लगेंगे रिवीजन में। जो चीज आपको टफ लगती है उसका रोजाना अभ्यास करो। वो आपकी अभ्यास करने से आदत बन जाएगी, और सबसे सरल जो चीज है वो आदत होती है। ठीक है? तो जो भी सब्जेक्ट, जो भी टॉपिक आपको हार्ड लगता है उसका रोजाना अभ्यास करो, चाहे वो समझ में आए या नहीं आए, लेकिन वो आदत बन जाएगी तो वो अपने आप समझ में आ जाएगा। एक चीज और कहना चाहूंगा मैं, ये जो 4 महापुरुषों की तस्वीर आपके सामने लगी है, इनके बारे में ये तो हमें सबको पता है कि किसी ने आजादी की लड़ाई में सहयोग दिया, किसी ने देश का नाम विदेशों में रोशन करने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन क्या इन्होंने ये एक काम ही किया था क्या? जो महापुरुष होते हैं उनके जीवन की हर एक घटना प्रेरणादायक होती है। अगर आप उनकी जीवनी पढ़ोगे तो उस जीवनी में रोजाना जो कार्य होते थे उनके दैनिक जीवन में, वो भी प्रेरणा के स्रोत थे। अब जैसे मैं बात करूं चंद्रशेखर आजाद, इसके बारे में यह पता कि इन्होंने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, बरगद के पेड़ के नीचे खुद को गोली मार ली। जब एक गोली पिस्टल में बची थी सामने, इन्होंने एक कसम खाई थी कि मैं जीते जी किसी के पकड़ में नहीं आऊंगा, लास्ट गोली बची तो इन्होंने खुद को मार ली। इसके अलावा कोई और यहां बच्चा बैठा है जो इनके जीवन के प्रसंग से कोई ऐसी घटना हो बता दे, इसके अलावा किसी को याद हो कि जो हमें प्रेरणा दे? है कोई भी बच्चा? तो क्या बस यही पढ़ना है हमें? 1 साल हो गया आपको ग्रुप में बांटे हुए, क्या आपको बस यही आइडेंटिटी के लिए यूज में लेना है कि मैं भगत सिंह ग्रुप का हूं, मैं चंद्रशेखर आजाद ग्रुप का हूं? जिस ग्रुप में आपको बांटा है तो पहले आप ये तो देखो कि मेरे ग्रुप की विशेषता क्या है। जो छुट्टियां हो, नेक्स्ट क्विज हो, तब तक आप जो ग्रुप में बांटा गया है उस ग्रुप के जो महापुरुष है उनकी जीवनी भी थोड़ी सी पढ़े, निश्चित रूप से आपको प्रेरणा मिलेगी। अब जैसे मैं चंद्रशेखर आजाद है, उनके जीवन की एक छोटी सी घटना बताता हूं। खेत में काम कर रहे थे, वो अपने पिताजी के साथ हल चला रहे थे। तो उस समय उनके पिताजी जो भी बाजरा गेहूं जो भी बो रहे थे, उन्होंने पूछा कि इससे क्या होगा? बोले बेटे, एक दाना हम बोएंगे तो इससे हमें हजारों दाने मिलेंगे। एक दाना अगर हम बोएंगे तो इससे क्या मिलेंगे? हजारों दाने। पता उनका अगला सवाल क्या था? तो पिताजी फिर क्यों ना हम खेत में बंदूकें बो दें? आजादी की लड़ाई के लिए हमारे पास हथियार नहीं है, एक बंदूक बो दे तो हमें हजारों बंदूकें मिलेंगी। छोटा सा बालक, उसको ये नहीं पता कि जो अनाज के दाने उनसे ही उत्पादन होता है, बंदूक से वो भी खराब हो जाएगी, जंग लग जाएगा जमीन में बोने से। लेकिन उस समय उनकी सोच देखो, देश के प्रति उनका वो देखो कि उन्होंने कहीं से सुन लिया कि हमें आजादी की लड़ाई में हथियार कम पड़ रहे हैं, अंग्रेजों के पास बंदूकें, हमारे पास लाठियां। भावना देखो उस छोटे से बच्चे की
कि वो ये कहता कि बंदूकें होते तो हमें हथियारों की कमी नहीं रही। तो ऐसी उनके जीवन में अनेकों घटनाएं हैं, छोटी छोटी घटनाएं हैं जिनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। एक छोटी सी घटना भगत सिंह के बारे में, जब उनको फांसी होने वाली थी, उनकी अंतिम इच्छा थी, उनसे पूछा गया आपकी अंतिम इच्छा क्या है? बोला मैं मेरी मां के हाथ का खाना खाना चाहता हूं। आखिरी वक्त में उनको उनके मां के हाथ का खाना नसीब नहीं हुआ, लेकिन पता है उन्होंने इसका भी हल निकाल लिया। कैसे, कोई बताएगा? उनकी कोठरी में जो स्वीपर थी, एक औरत थी जो उनकी कोठरी की साफ सफाई करती थी। उस समय आपको पता है, आज तो फिर भी ऊंच नीच इतनी नहीं है, लेकिन उस समय में ऊंच नीच बहुत ज्यादा थी। जो स्वीपर थी वो वाल्मीकि समाज से आती थी। तो भगत सिंह ने उस औरत से कहा, पहले तो उन्होंने उसको संबोधन में कहा मां, तो वो देखते ही स्तब्ध रह गई, सुनते ही। बोली तुमने मुझे मां कहा? बोले हाँ मां। क्या तू मेरी एक इच्छा पूरी करेगी? बोली हाँ बोलो। बोले मेरी इच्छा है कि मैं मरते वक्त उससे पहले मां के हाथ का खाना खाना चाहता हूं, लेकिन ये मुझे नसीब नहीं होगा, तो क्या तू अपने हाथों से मुझे खाना खिला सकती? अपने हाथों से खाना खिला सकती है? तो उस औरत ने मना कर दिया, बोली मैं नीच जाति की हूं, मैं तुम्हें कैसे खाना खिला सकती? तब उन्होंने कहा मैं जब पैदा हुआ तो ये सारे साफ सफाई के काम मेरी मां किया करती थी, आज मेरी कोठरी की साफ सफाई तू कर रही है, तो तू मेरी मां के समान है। आपको विश्वास नहीं होगा, बड़े ही प्यार से उन्होंने उस औरत के हाथ से खाना खाया। आज भी हमारे समाज में है, हम दिखाते नहीं लेकिन मन में होता है कि हम जो नीच जाति के हैं उनसे हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हमारे घर में होता है, परिवार में होता है। बहुत सी औरतें हैं जो नहीं भाई उसके ये नहीं करेंगे, वो ऐसे वो ऐसे। लेकिन आप ये देखो कि भगत सिंह ने उस औरत के हाथ से खाना खाया। तो ऐसी छोटी छोटी प्रेरणादायक कहानियां जो है इनके जीवन में भरी पड़ी, आप इनकी जीवनी को पढ़ो। और ये बात है कि पढ़ने से, जब ये चीजें हम पढ़ते हैं, हमें प्रेरणा देती है, तो हमें खुद से ही लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। हमारे मन में भी कहीं ना कहीं परिवार से रिलेटेड ये छोटी छोटी चीजें हैं, जब ये हम पढ़ेंगे तो ही इनसे लड़के बाहर आ पाएंगे। इनकी जीवनी को पढ़ो। जाते जाते जब ये छुआछूत और इसका आया है, तो मैं एक छोटा सा सवाल, क्विज कंपटीशन था, मैं भी आपसे पूछता हूं, आपके पास आसपास ऐसी कौन सी जगह है जहां वो जगह तो है मुसलमानों की, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि उन मुसलमानों की मजार पे जो मेला लगता है वो जन्माष्टमी के दिन लगता है। हिंदुओं के कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, उनके हिसाब से ईद वगैरह इन पे नहीं लगता। सौहार्द की भावना देखो कि मुस्लिमों की मजार पर हिंदुओं के त्योहार जन्माष्टमी के दिन मेला लगता है। बताएगा कोई आपके आसपास? ये नहीं है। नारायण बाबा की दरगाह सुनी है? वहां पे लगता है, कभी जाके देखना जन्माष्टमी के दिन, बड़ा ही आनंद आता। मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जब जाके देखा, पूछा आज यहां मेला कैसे, बोले यहां हर जन्माष्टमी को लगता। देखो कितनी बड़ी मिसाल है कि त्योहार, या हम कहें कि स्थान मुसलमानों का और मना रहे हिंदुओं का त्योहार। ऐसे ही हमें भाईचारे के साथ आगे बढ़ना है। धन्यवाद।